Hello, good morning, my dear students. Today I will start chemistry of 10th class. Chemistry of 10th class. I think that in 10th class students are just in nurture stage. मतलब स्टूडेंट को किसी भी सब्जेक्ट में एक प्रॉपर नॉलेज नहीं होता। मतलब हमें अगर कोई चीज़ सीखनी है तो वो चीज़ कैसे सीखी जाए, उस चीज़ का जो स्टेप बाय स्टेप सीखने का प्रोसेस होता है वो नहीं पता होता है, जिसके वजह से वो कॉन्सेप्ट को लैग करते हैं और कॉन्सेप्ट में लैकिंग होने की वजह से उनकी जो कॉन्सेप्ट हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाते। तो मेरा मानना है और मैं ऐसा कराऊंगा भी, केमिस्ट्री आपको सीखनी है, केमिस्ट्री आपको सीखनी चाहिए, हर सब्जेक्ट को सीखनी चाहिए। ये तभी हो पाएगा जब उस सब्जेक्ट की जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक ऑब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो आपको प्रॉपरली आना चाहिए। जब किसी भी सब्जेक्ट की जो बेसिक चीज़ है अगर आप उसको समझ जाओगे तो उसकी जो हाई लेवल की चीज़ें हैं, जो एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, आप उसे समझने में, उसको अचीव करने में आपको दिक्कत कम आएगी, आप उसे आसानी से सीख सकते हो। इसलिए अगर केमिस्ट्री सीखनी है हमें बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा और ये 10th क्लास ही डिसाइड करेगा कि आगे आपको क्या करना है। आपको कंपटीशन में जाना है, कॉम्पिटिटिव बनना है, या आपकी नॉर्मल जो रूटीन क्लासेस होती है, रूटीन जो हमारा पढ़ाई का सिस्टम होता है उसके अंदर जाना है। ठीक है, तो हम अपनी बेसिक चीज़ों को मजबूत करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बेटा, केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है। दैट इज केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, जिसके अंतर्गत हम 3 चीज पढ़ते हैं। वन इज कंपोजिशन, सेकंड स्ट्रक्चर एंड थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, किसकी, मैटर की। तो केमिस्ट्री में किसी भी मैटर का कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी की हम स्टडी करते हैं। तो लिखना डेफिनेशन, व्हाट इज द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। प्लीज राइट डाउन definition of chemistry. So chemistry is the branch of science, which deals क्या क्या बेटा, दैट इज कंपोजिशन, कॉमा स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, किसका बेटा, मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो व्हाट इज द केमिस्ट्री? Chemistry is the branch of science
which deals with composition, structure and property of matter। तो आज हम केमिस्ट्री को सीखना स्टार्ट करेंगे। आज से हमें केमिस्ट्री को सीख कर पढ़ना है। हमें सारी चीजें को एक प्रॉपर वे में सीखना है, और जब एक आप बेसिक चीजों को प्रॉपरली सीख जाओगे तो मैं वादा करता हूं आपकी केमिस्ट्री अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो आज जो हम आपको चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ये चैप्टर दैट इज, क्या नाम है इसका, लिखिएगा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिक टेबल। क्या चैप्टर का नाम है? दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड क्या बेटा, पीरियोडिक टेबल, ये चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर को हमने स्टार्ट इसलिए किया है कि जो केमिस्ट्री की बेसिक चीजें हैं इसी चैप्टर के थ्रू हमें निकल के आएंगी, तो उस बेसिक चीज को हम समझेंगे और फिर अपनी जो हायर चीजें हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और व्हाट इज द पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या पीरियोडिक टेबल क्या है? जैसा आप जानते हैं कि नेचर में बहुत सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। आज की डेट में हमें ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट्स, दैट इज 118 एलिमेंट्स पता है। दैट इज टुडे वी हैव आइडिया अबाउट ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट्स। और इस एलिमेंट्स जो पता है हमें, इस एलिमेंट्स की एक वेल ऑर्गेनाइज टेबल भी पता है। मींस ये जितने भी एलिमेंट हैं, इन सारे एलिमेंट्स को एक वेल ऑर्गेनाइज क्लासिफिकेशन भी पता है। वो आज की डेट में है, लेकिन मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। आज से अप्रॉक्सीमेट 100 साल 150 साल पहले की बात कर रहा हूं। दैट इज, वो समय था 1860, 1860। बेटा 1860 में हमारे पास ऐसा कोई वेल ऑर्गेनाइज क्लासिफिकेशन नहीं था जो आज हमें पता है। आज की डेट में आपको एक वेल ऑर्गेनाइज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पता है, एक वेल ऑर्गेनाइज पीरियोडिक टेबल पता है। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 1860 की बात कर रहा हूं। 1860 में उस समय बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में पता था, बहुत सारे एलिमेंट पता थे, और हर एलिमेंट्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी पता थी। और एक एलिमेंट्स की साइंटिस्टों को इतनी सारी प्रॉपर्टी पता थी कि जब ईच एंड एवरी एलिमेंट्स की सारी प्रॉपर्टी को स्टडी की गई और इसको लिखना शुरू किया गया, तो हर एलिमेंट्स की एक बुक बन गई। हर एलिमेंट्स की बुक बन गई। क्योंकि जितने भी एलिमेंट पता थे उस समय, हर एलिमेंट्स की बहुत सारी प्रॉपर्टी भी पता थी। जब उन प्रॉपर्टी को लिखना शुरू किया गया तो हर एलिमेंट्स की एक बुक बनती गई और बुक बना दी गई।
चूंकि बहुत सारे एलिमेंट पता थे और बहुत सारे एलिमेंट्स की बहुत सारी प्रॉपर्टी होने की वजह से बहुत सारी बुक भी बनाई गई है। तो जितने एलिमेंट थे उतनी सारी बुक भी बना दी गई साइंटिस्टों के द्वारा। बट व्हाट वाज द प्रॉब्लम? जब हर एलिमेंट्स की सारी प्रॉपर्टी पता थी, फिर प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम ये थी, जैसे मान लो इफ वी वांट टू कंपेयर द प्रॉपर्टी ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स, और यू वांट टू द स्टडी ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स। जैसे हमारे पास एलिमेंट मैग्नीशियम है, दूसरा एलिमेंट कॉपर है। हम चाहते हैं इन दोनों एलिमेंट्स की ऐसी प्रॉपर्टी जो कॉमन है उसको हम जानना चाहते हैं, उसको हम कंपेयर करना चाहते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा? ये मैग्नीशियम एलिमेंट है, इसकी बुक उठानी पड़ेगी। ये कॉपर है, इसकी बुक उठानी पड़ेगी। दोनों बुक को पढ़ना पड़ेगा। पहले आप मैग्नीशियम पढ़ लिया आपने, फिर कॉपर की बुक पढ़ लिया। जब हम दोनों बुक को प्रॉपरली पढ़ लेंगे, प्रॉपरली स्टडी कर लेंगे, तब जाके हम उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। दिस इज वेरी टाइम टेकिंग एंड डिफिकल्ट टास्क। ये साइंटिस्टों के लिए बहुत ही टाइम टेकिंग था और बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था कि हमें कोई भी दो एलिमेंट को कंपेयर करना है, तो उन दो एलिमेंट्स को पहले बुक ढूंढो, फिर उन बुक को पढ़ो, और बुक को प्रॉपरली पढ़ने के बाद तब जाके आप प्रॉपर्टी को स्टडी कर सकते हो। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि अगर मान लो कि हमें किसी दो एलिमेंट्स की स्टडी करनी है, दो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को कंपेयर करना है, कुछ ऐसा किया जाए कि हमें बुक ना पढ़ना पड़े, बिना बुक पढ़े, दोनों बुक पढ़े हम उसकी स्टडी को कंपेयर करना शुरू कर दें। और साइंटिस्टों ने इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया, इस पर डिस्कवरी, इससे रिलेटेड चीज़ों को सोचना स्टार्ट कर दिया। जब चीज़ें सोचना स्टार्ट कर दिया तो वहीं से स्टार्ट हुई हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री स्टार्ट हुई। दैट इज कैसे एक पीरियोडिक टेबल जनरेट हुई, कैसे पीरियोडिक टेबल को या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को जनरेट करने के पीछे क्या हिस्ट्री थी, ये आपको पता हो जाएगा। तो कैसे पीरियोडिक टेबल एग्जिस्टेंस में आई, क्या पीरियोडिक टेबल के एग्जिस्टेंस में आने की क्या हिस्ट्री रही होगी, क्या हिस्ट्री थी, आज हम उसी की स्टडी करेंगे। तो आप हेडिंग डालिएगा हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। क्या डालोगे आप? हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और पीरियोडिक टेबल। बेटा यहां पे क्या है? क्लासिफिकेशन और टेबल। इसका मतलब क्या है? एलिमेंट्स का अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। क्लासिफिकेशन और टेबल का मतलब क्या है? एलिमेंट्स का अरेंजमेंट। जो भी एलिमेंट्स पता लगते गए, उस एलिमेंट्स को उसकी प्रॉपर्टीज के बेस पर जो जितने एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टी मिलती गई, उस एलिमेंट्स को एक प्रॉपर वे में अरेंज किया जाना शुरू हो गया। और वही जो एक प्रॉपर अरेंजमेंट है उसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन, उसी को बोलते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और पीरियोडिक टेबल। तो किसी एलिमेंट्स का प्रॉपर अरेंजमेंट और किसी भी एलिमेंट्स से रिलेटेड
प्रॉपर्टी को प्रॉपर वे में क्लासिफाई करने को ही बोलते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और पीरियोडिक टेबल। अब इसके हिस्ट्री का मतलब क्या है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और पीरियोडिक टेबल की जो हिस्ट्री है सेम वैसे ही है जैसे किसी घटना की हिस्ट्री होती है। जैसे कोई घटना आपके आसपास होती है तो जो लोग उस घटना के टाइम पर मौजूद होते हैं वो लोग उस घटना को एक्सप्लेन करते हैं अपने रूप में, जैसा उन्हें समझ में आता है, जैसा उन्हें नजर आता है वैसे उस घटना को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, सेम वैसे इसके साथ भी है। जैसे क्योंकि कोई भी घटना है, कोई भी हिस्ट्री है, कोई भी घटना है, उस घटना से जो हिस्ट्री निकलती है उस हिस्ट्री का कोई लॉजिकल प्रूफ तो होता नहीं, उसे हमें प्रूफ तो करना नहीं होता। तो किसी को जो दिखता है वो उसको अपने ढंग से एक्सप्लेन करता है। जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर ना आपको पता है ना हमें पता है, क्योंकि उस समय ना आप थे ना मैं था। लेकिन उस समय जो लोग थे उन्होंने जो देखा उसको अपने तरीके से किसी और को बताया, फिर किसी और ने उसको अपने ढंग से मॉडिफाई करके किसी तीसरे को बताया, और फिर किसी तीसरे ने फर्दर उसमें मॉडिफाइड करके किसी और को बताया। इस प्रकार वो घटना एक हिस्ट्री के रूप में आती गई लोगों के बीच, लेकिन इसका कोई लॉजिकल प्रूफ किसी के पास नहीं था। सेम यहां भी है, सेम बातें हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के साथ है। जैसे से एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होते गए, साइंटिस्टों ने क्या किया, उस एलिमेंट्स की स्टडी करना शुरू किया। मान लो कोई साइंटिस्ट है, कोई साइंटिस्ट उसको स्टडी किया, उस साइंटिस्ट को जो भी नजर आया, जो भी चीजें उसे दिखी, उस चीज को अपने ढंग से एक्सप्लेन किया और उसको एक थ्योरी के फॉर्म में लिख दिया, फला साइंटिस्ट की ये थ्योरी। इस प्रकार अब वो जो थ्योरी बनती गई उस थ्योरी को लोग पढ़ते गए, लेकिन जैसे जैसे लोगों में एडवांसमेंट आता गया, लोगों का नॉलेज बढ़ता गया, लोगों की सोच नॉलेज में ग्रोथ होती गई, लोगों ने क्या किया, लोगों को अगर कोई ऐसी चीज मिली जो उस कॉन्सेप्ट से अवे थी, उस कॉन्सेप्ट से मैच नहीं करती थी, फिर क्या किया गया, उस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया और एक बनी हुई थ्योरी एक हिस्ट्री के फॉर्म में रह गई। ठीक है, इस प्रकार अब दूसरा साइंटिस्ट आएगा, उसने पहली वाली साइंटिस्ट की जो भी थ्योरी थी उसने कमी निकाला और फिर उस कमी को क्या करेगा, उस कमी को रिमूव कर अपनी एक थ्योरी देगा। अब वो जो पहला साइंटिस्ट था उसकी थ्योरी एक हिस्ट्री के फॉर्म में रहेगी, अब दूसरे साइंटिस्ट का काम चलता रहेगा, फिर नॉलेज बढ़ेगा, फिर कोई चीजें नई मिलेंगी, उस नई चीजें को जब इस साइंटिस्ट से कंपेयर किया जाएगा तो उसमें कुछ कमी आएंगी, तो हम क्या करेंगे, उसकी थ्योरी को भी डिस्कार्ड करेंगे, उसकी थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये भी सेकंड थ्योरी भी क्या बन गई, हिस्ट्री बन गई। इस प्रकार हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल मीन्स अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। तो जो पहला अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट आया, फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन आया, फर्स्ट क्लासिफिकेशन दैट इज क्या था, दैट इज लेवोजियर क्लासिफिकेशन। क्या नाम था उसका, लेवोजियर क्लासिफिकेशन, दैट इज LAVOI, लेवोजियर क्लासिफिकेशन, हैंड डालेगा, लेवोजियर क्लासिफिकेशन।
लेवोजियर क्लासिफिकेशन। सबसे पहला क्लासिफिकेशन या पहला अरेंजमेंट, एलिमेंट्स के अरेंजमेंट के बारे में जो थ्योरी आई वो किसकी थी बताओ? लेवोजियर की। इसे बोलते हैं लेवोजियर क्लासिफिकेशन। लेवोजियर के टाइम जितने भी एलिमेंट पता थे उसने क्या किया, सारे एलिमेंट्स की स्टडी किया। तो उसने देखा कि दो प्रकार की प्रॉपर्टी उसे दिखाई पड़ी। ठीक है, उसने क्या किया, पूरे एलिमेंट्स को प्रॉपर्टीज के बेसिस पर दो पार्ट में डिवाइड किया। वो जो दो प्रकार की प्रॉपर्टी थी वो क्या क्या थी? उसने देखा कि सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, सम एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सॉलिड हैं, एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, एंड हार्ड इन नेचर। कैसे बताओ? हार्ड है, हार्ड इन नेचर। उसने देखा कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और वो कैसे बताओ? हार्ड है। इन एलिमेंट्स जो सॉलिड और हार्ड थे, इसकी मेल्टिंग पॉइंट देखा गया, इसकी बॉइलिंग पॉइंट देखा गया। इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट थी वो क्या थी? हाई थी, हाई थी। ठीक है, उसके बाद जो बचे हुए एलिमेंट थे, रिमेनिंग एलिमेंट्स, उसको देखा गया। तो वो एलिमेंट क्या थे? सॉलिड भी थे, लिक्विड भी थे और गैस में भी थे। सॉलिड, लिक्विड, गैस में थे। और जो सॉलिड था वो क्या था? सॉफ्ट थे। कैसे थे? सॉफ्ट। इसमें कहते थे सॉलिड था लेकिन हार्ड थे। और इन एलिमेंट्स की मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या थी? लो थी, लो थी। तो लेवोजियर ने कुछ प्रॉपर्टीज के बेसिस पर जितने भी एलिमेंट उस समय पता थे उन सारे एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया दो पार्ट में। कहा एक पार्ट वो बनाया जिसके अंदर वो एलिमेंट आए जो कैसे थे बताओ? जो कैसे थे? हार्ड थे, हार्ड एंड सॉलिड। ठीक है, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या थे? ज्यादा थे। और दूसरी तरफ बाकी बचे हुए एलिमेंट ऐसे थे जो सॉफ्ट थे लेकिन वो सॉलिड फॉर्म में भी थे, लिक्विड फॉर्म में भी थी, गैस फॉर्म में थे। और उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट थी, बॉइलिंग पॉइंट थी, वो क्या थी? लो थे। ऐसे एलिमेंट्स, तो उन्होंने कहा ऐसे एलिमेंट जो सॉलिड के साथ साथ हार्ड हैं, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई है, ऐसे सारे एलिमेंट्स को बोला मेटल्स। क्या बोला गया? मेटल्स, मेटल। लेकिन ऐसे एलिमेंट जो सॉलिड हैं लेकिन सॉफ्ट हैं, लिक्विड भी है और गैस भी है, और जिसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो है, उसे बोला गया, उन्होंने बोला उसे नॉन मेटल। क्या बोला? नॉन मेटल। तो लेवोजियर ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया इन टू कैटेगरीज, वन इज मेटल एंड अदर इज नॉन मेटल। बात समझ में आई? लिखिएगा लेवोजियर क्लासिफिकेशन, लिखिएगा इसमें। लेवोजियर डिवाइडेड देन, उस समय लेवोजियर डिवाइडेड देन नॉन एलिमेंट, लेवोजियर डिवाइडेड देन, देन मतलब उस समय, देन नॉन एलिमेंट, लिखेगा लेवोजियर स्पेलिंग सही करिएगा। लेवोजियर डिवाइडेड देन नॉन एलिमेंट
elements in two part, in two part, two part. One is metal, one is metal, another is non-metal. ठीक है, देखा मेटल्स के बारे में क्या बोला। मेटल्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? जनरली दोज एलिमेंट जो सॉलिड थे, लेकिन कैसे? सॉलिड एंड हार्ड थे, विच एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड हार्ड फॉर्म। ठीक लिखिएगा, मेटल्स क्या होगा लिखना इसके बारे में। दोज एलिमेंट्स विच आर, those elements which are generally hard and solid, which are generally hard and solid. Second, hard and solid, and having high value of melting point, MPT मतलब melting point and boiling point। क्या बोला? मेटल क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स जो कैसे हो, हार्ड एंड सॉलिड हो, और जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो, उसे क्या बोलोगे? मेटल। इसमें लिखना दोज एलिमेंट्स विच आर सॉफ्ट but can exist in solid, liquid, can exist solid, liquid and gas and gaseous state। ठीक है, जनरली सेकंड में पॉइंट लिखना, एंड इसे लिखना, एंड जनरली having low value of melting point and boiling point। ठीक है, तो लेवजियर ने क्या किया? ये क्लासिफिकेशन दिया, और ये जो लेवजियर का क्लासिफिकेशन था, कुछ टाइम तक लोग इसको पढ़ते गए और लोगों के बीच में ये लेवजियर क्लासिफिकेशन चलता रहा। लेकिन कुछ समय बाद मेटलॉइड की डिस्कवरी हुई। किसकी? मेटलॉइड की। किसकी डिस्कवरी हुई? मेटलॉइड की। मेटलॉइड्स की डिस्कवरी हुई। कुछ ऐसे एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए जिसकी जो प्रॉपर्टी थी ना तो मेटल की थी ना तो नॉन मेटल की थी। इसका मतलब कुछ और एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए जिसकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में थी। ऐसे एलिमेंट को बोला गया मेटलॉइड्स। और मेटलॉइड का एग्जिस्टेंस आने की वजह से इस थ्योरी को डिस्प्रूव्ड कर दिया गया, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, और ये थ्योरी हिस्ट्री के रूप में रह गई। ठीक है, तो लिख लेना ड्रॉबैक्स ऑफ
लेवोजियर, ड्रॉबैक्स ऑफ लेवोजियर, ड्रॉबैक ऑफ लेवोजियर लिखना। लेवोजियर, लेवोजियर in his classification compare the property of metal and non-metal only. compare the property of metal and non-metal only, ठीक है, only। सेकंड पॉइंट लिखना। सेकंड पॉइंट, लेवोजियर क्लासिफिकेशन रिजेक्टेड लेवोजियर classification was rejected after discovery of metalloid, after discovery of metalloid, after discovery of metalloid, ठीक है। मेटलाइड्स क्या होते हैं लिखना। मेटलाइड्स आर दोज एलिमेंट्स, मेटलाइड्स are those elements whose property, metalloid are those element whose property lie in between metal and non-metal, which properties lie in between metal and non-metal, ठीक है। अब ये क्या होगा, तो कुछ टाइम तक ये चला, इसने अपने हिसाब से एलिमेंट को कैटेगराइज किया, लेकिन बाद में इसको रिजेक्ट किया गया। ये जो क्लासिफिकेशन की थ्योरी थी वो हिस्ट्री के रूप में रह गई। सेकंड क्लासिफिकेशन, देखिएगा हेड डालिएगा, सेकंड क्लासिफिकेशन that is Daubernier ये क्या बताओ, डोबरनियर साइंटिस्ट का नाम है, डोबरनियर्स ट्राइड्स, डोबरनियर ट्राइड्स। देखो डोबरनियर ने क्या किया, डोबरनियर के टाइम पर जितने भी एलिमेंट पता थे
उसने क्या किया, सारे एलिमेंट्स को तीन तीन एलिमेंट्स के रूप में कैटेगराइज किया। ठीक है, क्या किया इसने, एक एलिमेंट ए लिया, एक एलिमेंट ए लिया, एक एलिमेंट ए, एलिमेंट फर्स्ट, एलिमेंट टू, एलिमेंट थर्ड, ये तीन एलिमेंट्स को लेकर एक ग्रुप बनाया। क्या बनाया, एक ग्रुप बना दिया। फिर अगला तीन एलिमेंट लिया, उसको एक ग्रुप बना दिया। फिर अगला तीन एलिमेंट लिया, उसको एक ग्रुप बना दिया। तो जो ये तीन एलिमेंट्स का ग्रुप था, इसे बोला गया ट्राइड्स। क्या बोला गया, ट्राइड। ट्राइड, व्हाट इज द ट्राइड, ट्राइड इज द ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स। तो डोबरनियर ने क्या किया, जितने भी एलिमेंट उस समय पता थे, सारे एलिमेंट्स को तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप में कैटेगराइज किया, और जो ये एलिमेंट्स को ट्राइड्स के फॉर्म में या तीन एलिमेंट्स के ग्रुप के फॉर्म में अरेंज करने का जो क्राइटेरिया था, वो क्या था, एटॉमिक मास। क्या था बताओ, एटॉमिक मास। ठीक है, उसने क्या किया, जो प्रत्येक ग्रुप था, मान लीजिए ग्रुप 1, ये ग्रुप 3, ये ग्रुप 3, प्रत्येक ग्रुप या प्रत्येक ट्राइड्स में जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था, जो तीन एलिमेंट को अरेंज किया था, वो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास। जो तीन एलिमेंट अरेंज किया था, वो तीन एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया था। अगर मान लो ये तीन, ये ट्राइड्स है, इसका एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास, तो इसका एटॉमिक मास सबसे ज्यादा, उससे कम इसका, उससे कम इसका, मतलब कम से ज्यादा की तरफ, एटॉमिक मास कम से ज्यादा की तरफ लिया था। ठीक है, जैसे मान लो, जैसे उसने बनाया था, लिथियम लिया, सोडियम लिया, और क्या लिया बताओ, लिथियम लिया, सोडियम लिया, पोटेशियम लिया। तो लिथियम का एटॉमिक मास कितना बताओ, 7, सोडियम का कितना, 23, पोटेशियम कितना बताओ, 39। तो इसने क्या किया, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीन एलिमेंट्स को मिला के एक ट्राइड बनाया। तो जो ट्राइड बनाया, उसकी क्या क्राइटेरिया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो ट्राइड में जो एलिमेंट्स अरेंज थे, जो तीन एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, वो कैसे थे, इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया क्या लिया उन्होंने, जैसे अभी दूसरा बताता हूं आपको। दूसरा, जैसे मान लो कि एक क्लोरीन ले लिया, ब्रोमीन ले लिया और आयोडीन ले लिया। तीन एलिमेंट ले लिया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों को मिलाकर एक ग्रुप बनाया, इसको बोला गया ट्राइड। अब इस ट्राइड में जो एलिमेंट थे, वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना बताओ, 35.5, ब्रोमीन कितना बताओ, 80, आयोडीन कितना, 127। तो आपको याद रखना है, जो डॉबरनियर ने ट्राइड्स बनाया था, तीन एलिमेंट्स के ग्रुप को ही ट्राइड्स बोला था। जो ट्राइड्स बनाया था, उसका क्या क्राइटेरिया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। और दूसरा क्राइटेरिया क्या था, उसने कहा कि जो मिडिल वाला ट्राइड के जो मिडिल वाला एलिमेंट है, ये मिडिल वाला एलिमेंट, इस एलिमेंट का एटॉमिक मास दोनों एंड वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज होता है। नहीं समझे, उसने बोला कि जो ट्राइड्स है, उस ट्राइड में एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है, और उस ट्राइड के मिडिल वाला जो एलिमेंट है, उस मिडिल वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक मास दोनों एंड वाले एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का एवरेज होता है। समझो ध्यान से। अब इसका हटाता हूं इसको। जैसे मान लो इस ट्राइड की बात करें, इस ट्राइड में लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है।
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। आपको पता है ये एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। दूसरा क्राइटेरिया क्या था, जो मिडिल वाला एलिमेंट्स है, इस मिडिल वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक मास अपने एंड वाले एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का एवरेज है, दैट इज मीन है। तो इसका एटॉमिक मास देखते हैं मीन आता है कि नहीं आता है। तो इस वाले का कितना बताओ, सोडियम का एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकालें, देखें कितना आता है। तो ये कितना बताओ 7, ये कितना बताओ 39 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा, दैट इज कितना आएगा बताओ 23 आएगा। आ रहा 23। आएगा, दैट इज कितना आएगा बताओ 46/2, दैट इज 23 आएगा। आ गया। तो उसने दो बातें बोली, दो बर्नियर ने दो बोला। उसने बोला कि पूरे एलिमेंट्स को ट्राइड्स के फॉर्म में अरेंज किया, जो ट्राइड्स था उन ट्राइड्स में एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के फॉर्म में अरेंज किया, और जो मिडिल वाला एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास दोनों एंड वाले एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के एवरेज था। अब वो अप्रॉक्सीमेट भी हो सकता है, अप्रॉक्सीमेट एवरेज के बराबर था। ठीक है, जैसे मान लो दूसरा ट्राइड बनाया, क्या लिया था बताओ, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये तीनों एलिमेंट्स को लेके एक ट्राइड बनाया। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना बताओ 35.5, ब्रोमीन कितना बताओ 80, आयोडीन कितना बताओ 127। बताओ ये एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ये तो पहले क्राइटेरिया हो गई। अब दूसरी क्राइटेरिया चेक करना है कि जो मिडिल वाला एलिमेंट है उसकी जो एटॉमिक मास है वो क्या इन दोनों के एवरेज के बराबर है, या तो एग्जैक्ट बराबर हो या तो अप्रॉक्सीमेट बराबर हो। दोनों बात बोली थी उसने। तो देखते हैं, तो इसका ब्रोमीन का निकालो, एवरेज निकालो, एवरेज कितना आएगा, इसका कितना 35.5, इसका कितना 127 डिवाइडेड बाई 2, ऐड करो 127 35.5 कितना आएगा 0.5, 7 5 12, 3 2 5 1 6 और 1। अब इसको डिवाइड करो 162.5 कितना आ गया बताओ, ये 162.5 डिवाइडेड बाई 2 करो। कितना आ गया 81.25। जो 81.25 दिस इज अप्रॉक्सीमेटली क्या 80 के बराबर। समझ में आई बात? यही 2 पॉइंट से 2 बन दिया। ठीक है।